आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो टॉपिक चल रहा था फोर्स एनालिसिस। एक्चुअली में हम लोगों ने क्या क्या हुआ था इस फोर्स एनालिसिस वाले टॉपिक के कुछ टॉपिक थे डिस्कस कर चुके थे। जैसे हमारा सिस्टम ऑफ फोर्स क्या होता है, मींस ग्रुप ऑफ फोर्सेस, ये बल निकाय। बल निकाय के जितने भी पॉइंट थे, जितने भी पॉइंट्स थे, उन सभी पॉइंट के बारे में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया हुआ है। जो आगे के नेक्स्ट टॉपिक है या नेक्स्ट पॉइंट है उनको आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं सबसे पहले क्या साम्यावस्था। साम्यावस्था के बारे में मैंने आप लोगों को पहले ही जो मेरी इंट्रोडक्शन वाली फर्स्ट क्लास थी उस क्लास में मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे डिस्कस कर चुका था कि बेटा इस साम्यावस्था क्या होती है। साम्यावस्था मीन्स होती है इक्विलिब्रियम। ठीक, साम्यावस्था मीन्स इक्विलिब्रियम। इसका मतलब क्या है, साम्यावस्था से रिलेटेड मैंने आप लोगों को 3 फैक्ट बताए हुए थे या 3 कंडीशन बताई हुई थी कि कोई भी बॉडी ये कोई मान ली सपोज दैट हमारे पास क्या कोई एक बीम है। ठीक, वो बीम साम्यावस्था में कब होगी, वो बीम साम्यावस्था में कब होगी या इक्विलिब्रियम में कब होगी, तो उससे रिलेटेड मैंने आप लोगों को 3 टर्म बताए हुए थे। क्या, समेशन एच बराबर जीरो। समेशन एच बराबर जीरो का मतलब क्या है, उस बॉडी पे लगने वाले सभी हॉरिजॉन्टल फोर्सों का जो सम होगा, उस बॉडी पे लगने वाले जितने भी हमारे हॉरिजॉन्टल फोर्स है, जितने भी उसमें क्षैतिज बल लग रहे हैं, उन सभी क्षैतिज बलों का योगफल जीरो होगा। ओके, इसके बाद फिर मैंने आप लोगों को बताया हुआ था इसी का सेकंड पॉइंट, समेशन v इक्वल टू जीरो। समेशन v इक्वल टू जीरो का मतलब क्या है कि उस बॉडी पे या उस बीम पे लगने वाले सभी ऊर्ध्वाधर बलों का योगफल जीरो होगा। ओके, अब इसकी लास्ट एंड थर्ड कंडीशन हमारे पास बचती है, वो क्या, समेशन m इक्वल टू जीरो। यहाँ पे m क्या है, m एक्चुअली मूवमेंट है, मींस घूर्ण है। ठीक, m क्या है हमारा, मूवमेंट या घूर्ण है। इसका मतलब क्या है, कोई भी हमारी बीम है, ठीक, तो उस बीम पे जैसे मान लीजिए सपोज दैट ये क्या है, ये बीम है। अब इस बीम के हमारे पास क्या है, 2 एंड है। एक एंड ये मान लीजिए ये है, एक एंड ये है। इस एंड पे हमारा कोई मूवमेंट लग रहा है। मूवमेंट का वर्क क्या होता है, मूवमेंट हमारा उस जगह पे लगता है जहां पे हमारा क्या होता है, जिस तरह से वो फिक्स होती है। तो इस सिरे पे कोई मूवमेंट लग रहा है तो इस सिरे पे लगने वाले मूवमेंट प्लस इस सिरे पे लगने वाले मूवमेंट का जो सम होगा, यदि इसे मान लो m1 और इस सिरे पे जो मूवमेंट लग रहा है इसे मान लो m2, तो जो m1 प्लस m2 होगा उसकी वैल्यू या उनका सम हमारा क्या होगा, जीरो होगा। यही थी हमारी बलों की साम्यावस्था। ये साम्यावस्था से रिलेटेड 3 कंडीशन या 3 कंडीशन जिसको हमें सेटिस्फाई करवाना था। ओके, तो अब देख लेते हैं इन तीनों के बारे में। बेटा वॉइस क्लियर नहीं आ रही क्या, किसी के पास नहीं आ रही है? चैट बॉक्स में आंसर दीजिए, रिस्पॉन्स दीजिए, या मेरी वॉइस क्लियर नहीं है? ओके, ठीक, तो हमारा टॉपिक क्या था, टॉपिक है यहाँ पे बलों की साम्यावस्था। बलों की साम्यावस्था। ओके, इंग्लिश होती है इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस। इसकी डिफिनेशन लिखवाने से पहले जो मैंने अभी आप लोगों को समझाया हुआ है उससे रिलेटेड यहाँ पे बता दे रहा हूँ। ओके, इससे रिलेटेड मैंने आप लोगों को बताया बलों की साम्यावस्था। साम्यावस्था का मतलब यहाँ पे हमारा क्या है कि मान लीजिए हमारे पास क्या है, कोई एक बीम है। ये क्या है, एक बीम है। बीम मतलब धरन। ओके, हमारे पास एक बीम या धरन है। इस धरन से रिलेटेड मैंने यहाँ पे आप लोगों को क्या बताया कि हमें यदि कोई भी वस्तु या कोई बॉडी या कोई पिंड या कोई बीम यदि वो साम्यावस्था की कंडीशन में है तो वहां पे वो 3 कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। 3 कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। कौन कौन सी 3 कंडीशन होगी, समेशन h इक्वल टू जीरो, समेशन v इक्वल टू जीरो एंड समेशन m इक्वल टू जीरो। ओके, ये तीनों कंडीशन
जहां पर भी ये हमारे तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, उस अवस्था को हम लोग क्या बोलेंगे? साम्य अवस्था बोलेंगे। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? साम्य अवस्था बोलेंगे। ये उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम बोलेंगे। ओके, अब जरा यहाँ पे देख लीजिए कि सर ये समेशन एच बराबर जीरो का मतलब क्या है। मान लीजिए मेरे पास क्या था, एक ही कोई बीम है। ओके, ये इसका ए सिरा है, ये इसका बी सिरा है। मैं यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई करवाऊंगा। मेरी फर्स्ट कंडीशन क्या है? समेशन एच इक्वल टू जीरो। अब इस बीम पे कुछ बल क्षैतिज दिशा में इधर से लग रहे हैं। इसे मैंने मान लिया H1। ओके, इसी के साथ साथ मान लीजिए कि एक बल यहां से लग रहा है क्षैतिज दिशा में ही। इस बल की वैल्यू क्या है? H2। तो समेशन H बराबर जीरो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हमारा ये हुआ यहाँ पे कि H1 प्लस H2 इक्वल टू जीरो। यदि ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो जा रही है, इसका मतलब क्या है ये कि क्षैतिज अवस्था में यह बीम हमारी क्या है? साम्य अवस्था में होगी। इसके बाद यहीं पे इसकी हमारी सेकंड कंडीशन क्या थी? तो सेकंड कंडीशन हम लोगों ने क्या पढ़ा कि समेशन v इक्वल टू जीरो। समेशन v इक्वल टू जीरो, इसका मतलब हमारा क्या हुआ कि इस धरन पे या इस बीम पे लगने वाले सभी ऊर्ध्वाधर बलों का योगफल क्या होगा? जीरो होगा। अब जीरो ऊर्ध्वाधर का मतलब क्या हुआ? मान लीजिए इसमें कोई एक बल लग रहा है ऊपर से, ये V1 है। दूसरा एक बल यहाँ पे ये आ रहा है, ये मान लीजिए V2 है। ओके, इनको सपोर्ट देने के लिए मान लीजिए नीचे से एक बल लग रहा है, 3 है। प्लस ये भी मान लीजिए यहाँ से भी एक हमारा लगा हुआ है, सपोर्ट लगा हुआ है, V4 है। ओके, चलो एक मैं इस सिरे पे लगा देता हूँ, इसे V5 कर दीजिए। एक बी सिरे पे लगा देता हूँ, इसे कर दीजिए V6 कर दीजिए। तो समेशन v इक्वल टू जीरो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ हमारा कि v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4 प्लस v5 प्लस v6, इन सब का जो सम होगा जीरो होगा। ओके, अब यहाँ पे आप लोग सोचेंगे सर हमारे जब यहाँ पे बल लगे हुए हैं तो इनकी वैल्यू जीरो कैसे हो जाएगी? तो यार बेटा यहाँ पे हमें ये देखना है कि यहाँ पे जो V1 है और V2 है, ये बल ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं। वहीं पे V5, V3, V4 एंड V6 नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं। ठीक, तो अभी मैंने इनको यहाँ पे प्लस कर रखा हुआ है, बट जब इनकी जो वैल्यू आएगी, वैल्यू के बाद हम लोग क्या करेंगे? उनकी डायरेक्शन कन्वर्ट कर देंगे, या डायरेक्शन हम लोग उसकी चेंज कर देंगे। तो V1 प्लस V2 यदि पॉजिटिव रखते हो तो V3, V4, V5, V6 की वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे? निगेटिव करेंगे। बट हमारी कंडीशन क्या थी कि समेशन v इक्वल टू जीरो। तो समेशन v इक्वल टू जीरो को हमारी कंडीशन हम लोग यहाँ पे इस प्रकार से बना लेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट मैंने आप लोगों को क्या बताया हुआ था कि समेशन m इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट कंडीशन हमारी क्या है? समेशन नेक्स्ट कंडीशन हमारी क्या है? नेक्स्ट कंडीशन है यहाँ पे समेशन m इक्वल टू जीरो। ओके, समेशन m इक्वल टू जीरो का मतलब क्या है? यहाँ पे समेशन m इक्वल टू जीरो का मतलब यहाँ पे हमारा क्या है? मान लीजिए ये हमारी बीम है। ओके, इस बीम का ये सिरा A था और ये वाला सिरा हमारा B है। इस A सिरे पे कोई यहाँ पे मूवमेंट वर्क कर रहा है, कोई घूर्ण वर्क कर रहा है, उसको हमने मान लिया M1। ओके, इसी प्रकार से मान लीजिए कि इस सिरे पे भी एक मूवमेंट हमारा लगा हुआ है, ये घूर्ण लगा हुआ है, जिसको हमने मान लिया M2। ये ए बी एक बीम है, ए और बी उसके दो सिरे हैं। तो ए सिरे पे जो घूर्ण वर्क कर रहा है ये M2 है, और M1 जो बी सिरे पे जो घूर्ण वर्क कर रहा है ये M1 है। ठीक, तो समेशन m इक्वल टू जीरो, इसका मतलब हमारा क्या हुआ कि M1 प्लस M2 इक्वल टू जीरो। ओके, हमें क्या करना है सिर्फ यहाँ पे, यदि इक्विलिब्रियम की तीन कंडीशन आ रही है, साम्य अवस्था की तीन अवस्थाएं आ रही हैं, बेटा कि वॉइस की प्रॉब्लम सभी के पास है या पर्टिकुलर किसी एक के पास आ रही है? यदि सभी के पास है तुरंत मुझे रिस्पॉन्स दीजिए कि सर सबके पास प्रॉब्लम आ रही है।
चैट बॉक्स में तुरंत आप बताइए किससे किस प्रॉब्लम आ रही है। चैट बॉक्स में आंसर दीजिए कि वॉइस प्रॉब्लम क्या सभी के पास आ रही है, जिसके पास आ रही है यस लिखिए, जिसके पास नहीं आ रही है नो लिखिए। वॉइस क्लियर आ रही है? ओके तो बेटा हो सकता है पर्टिकुलर आप ही के यहाँ आप ही के पास प्रॉब्लम है जिस वजह से आपको क्लियर नहीं आ रही है, थोड़ा सा अपना नेट चेक कर लीजिए। ओके तो हमारी जो साम्यावस्था की तीसरी कंडीशन थी समेशन m इक्वल टू जीरो, समेशन m इक्वल टू जीरो का मतलब क्या है यहाँ पे, समेशन m इक्वल टू जीरो का मतलब क्या है कि किसी भी सिरे पे, मान लीजिए सिरा a है, a सिरे पे हमारा जो मूवमेंट लग रहा था m2 लग रहा है और b सिरे पे जो यहाँ पे मूवमेंट हमारा लग रहा है m1 लग रहा है, तो m1 प्लस m2 इक्वल टू जीरो, ये तीसरी कंडीशन हमारी क्या है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अब यहाँ पे एक टर्म और हमारा आता है, वो हमसे पूछता है कि बताइए जो ये मूवमेंट है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लग रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज। तो मैं सबसे पहले आप लोगों के सामने अब ये बताइए, जो हमारी ऐसे वॉच होती है, ओके हमारे पास क्या है यहाँ पे एक वॉच है, अब वॉच हमारी कैसी डायरेक्शन में घूमती है, हमें पता है कि वॉच हमारी इस डायरेक्शन में घूमती है, वॉच हमारी इस डायरेक्शन में रोटेट करती है, मतलब यहां से रोटेट करना स्टार्ट करती है, इधर ऐसे जाती है। ओके तो इस डायरेक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इस डायरेक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके नेक्स्ट, इसके जो अपोजिट होगा, इसके अपोजिट से मतलब क्या है, यदि ऐसी कोई डायरेक्शन जा रही है, ऐसी डायरेक्शन है, तो उस डायरेक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक तो ध्यान दीजिए यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इन दोनों का मीन्स क्या है। क्लॉकवाइज का मतलब क्या है, मैंने क्या बताया कि जब वो घड़ी की दिशा में हो, क्लॉक की डायरेक्शन में हो, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बोलेंगे, और यदि वो घड़ी की अपोजिट डायरेक्शन में हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अब जरा इस मूवमेंट पे देखिए, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो मूवमेंट बी लगा हुआ है, जो बी सिरे पे जो मूवमेंट लग रहा है ये कैसा है, तो ये देखिए कि बी सिरे पे ये ऐसे घूम रहा है। ठीक तो ये डायरेक्शन कौन सी थी, तो ये हमारी हो गई क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये कौन सी हो गई यहाँ पे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके वहीं पे देखिए जो ए सिरे पे जो मूवमेंट लगा हुआ है M2, M2 की डायरेक्शन कैसी है, तो M2 हमारा ऐसे घूम रहा है। M2 घड़ी की जो डायरेक्शन होती है उसके उल्टा घूम रहा है। M2 क्या कर रहा है, यहाँ पे जो हमारी घड़ी की डायरेक्शन होती है जस्ट उसके अपोजिट घूम रहा है। अपोजिट घूमने की वजह से इसकी डायरेक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोलेंगे। तो क्या बोलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हम लोग बोलेंगे। ओके तो ये था यहाँ पे हमारा कि साम्यावस्था की जो अवस्थाएं होती हैं, मतलब कोई हमारे जितने बल लग रहे हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताया कि इक्विलिब्रियम ये साम्यावस्था, तो इसका मतलब क्या होता है कि साम्यावस्था का कुल मिला के आप सीधा सीधा मीन्स ये समझिए कि उनका जो रिजल्टेंट आया, रिजल्टेंट को वो क्या कर दे, जीरो कर दे, रिजल्टेंट को जीरो कर दे, इसी का मतलब क्या है, साम्यावस्था। अब बल हमारे कौन से हो सकते हैं, क्षैतिज बल भी हो सकता है, ऊर्ध्वाधर बल भी हो सकता है, या जो हमारा मूवमेंट है, मूवमेंट भी हमारा क्या हो सकता है, बल हो सकता है। इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे तीन कंडीशन बताई हैं कि यदि वो साम्यावस्था में है, साम्यावस्था में मतलब क्या, वहां पे तीन बल कार्य कर रहे होंगे, कौन कौन से, क्षैतिज बल, ऊर्ध्वाधर बल, और जो मूवमेंट है या घूर्ण है, घूर्ण भी हमारा एक बल के रूप में ही कार्य करता है। तो इन सभी की सम को, इन सभी के योगफल को यदि जीरो हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन हमारी क्या कहलाएगी, साम्यावस्था कहलाएगी। तो अब यहाँ पे देख लीजिए बलों की साम्यावस्था, इसकी डिफिनीशन क्या होगी, तो इसकी डिफिनीशन का मतलब क्या है, इसकी डिफिनीशन यहाँ पे देख लीजिए कि इसको हम लोग किस प्रकार से प्रभावित करेंगे, किस प्रकार से इसको हम लोग परिभाषित कर सकते हैं कि जब किसी पिंड पर, जब जब किसी पिंड पर दो या दो या दो से अधिक, जब किसी पिंड पर दो या दो से अधिक बल इस प्रकार कार्य करें,
इस प्रकार कार्य करें कि वे एक दूसरे के प्रभाव को प्रभाव को शून्य कर दें। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने यहाँ पे आप लोगों के सामने इसके पहले ही बता चुका था कि यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि यदि वो एक दूसरे के प्रभाव को शून्य कर दें, मतलब यदि किसी बॉडी पे या किसी पिंड पे क्या कर रहे हैं, दो या दो से अधिक बल कार्य कर रहे हैं, तो वे इस प्रकार लग रहे हैं कि एक दूसरे के प्रभाव को शून्य कर दें। अब इसी का मीन्स मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने बताऊंगा। मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे 3 बल बताए हुए हैं। क्या उसने यहाँ पे डिफिनेशन में क्या बोली है कि दो या दो से अधिक बल कार्य कर रहे हैं। अब वो बल हो सकता है कि क्षैतिज बल के रूप में हो, या ऊर्ध्वाधर बल के रूप में हो, या मूवमेंट के रूप में हो। ये तीनों बलों की कंडीशन है समेशन एच। एच का मतलब क्या है, क्षैतिज, कि उस पे लगने वाले सभी क्षैतिज बलों का योगफल। लिख लीजिए यहाँ पे कि सभी क्षैतिज बलों का योगफल, ओके। या समेशन वी, इसका मतलब क्या है कि सभी जितने भी हमारे ऊर्ध्व बल लग रहे हैं, उनका योगफल, या जितने भी हमारे घूर्ण लग रहे हैं, ये घूर्ण क्या है, ये सब तीनों बल के रूप में लगेंगे। इनका जो समेशन हो, इनका जो योगफल हो, वो योगफल क्या हो जाए, 0 हो जाए। यही हमारी डिफिनेशन बोल रही है। अब एक मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लेके आप लोगों को बताऊंगा। एग्जाम्पल लेके यहाँ पे समझ लीजिए, अभी मैंने डायग्राम के माध्यम से बताया हुआ था। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास बीम थी, ओके। इस बीम पे ऊपर से कोई यहाँ पे 10 किलो न्यूटन का वेट आ रहा है, ओके। इसके दो सिरे हैं, एक सिरा ए है, दूसरा सिरा बी है। ये कुछ इस प्रकार से मान लीजिए कि ये आप हो, ओके। इसके बाद ये आपके दो पैर हैं, आपके सर पे कोई एक वजन रखा हुआ है, यहाँ पे एक वजन रखा हुआ है, ठीक। आपके सर पे यहाँ पे वजन रखा हुआ है। वो वजन कितना है, वो वजन मान लीजिए यहाँ पे हमारा है 10 किलो न्यूटन का। वजन कितना है, 10 किलो न्यूटन का। अब ये जरा थोड़ा सा सोच कर देखिए, ये 10 किलो न्यूटन का वजन जो कि आपके सर पे रखा हुआ है, ये कहाँ जाएगा, वो आपके पैरों पे जाएगा। और पैर क्या है, एक पैर आपका ए है और दूसरा पैर आपका क्या है, बी है। एक पैर आपका ए है, दूसरा पैर आपका बी है, ठीक। तो वही मैं आप लोगों को यहाँ बता रहा हूं कि इस पे लगने वाले सभी ऊर्ध्व बलों का योगफल 0 होगा। ऊर्ध्व बलों का योगफल का 0 का मतलब क्या, कि ये कब बैलेंस कंडीशन में रहेंगे, हमें जब भी इनकी वैल्यू निकालनी होती है तो हमें इन्हें करना होता है संतुलन की अवस्था में। इन्हें क्या करना होता है, संतुलन की अवस्था में करना होता है। यानी आपका एक पैर ए था, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे हमारा क्या लग रहा है, ए पैर पे जो रिएक्शन लग रही है आर ए लग रही है, वहीं पे जो बी पैर की रिएक्शन है, रिएक्शन मीन्स होता है प्रतिक्रिया, ओके। बी पैर पे जो रिएक्शन है, ये बी सिरे पे वो आर बी है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या होगा कि आर ए प्लस आर बी बराबर, यदि 10 के हैं तो इस कंडीशन में क्या रहेगा, ये बीम ये कैसी रहेगी, संतुलन की अवस्था में रहेगी। मतलब कुल मिला के इस प्रकार समझिए कि यदि हमारे सर पे इस 10 किलो न्यूटन का यहाँ पे वजन आ रहा है, और ए पैर और बी पैर मिला करके यदि इस वजन को सहारा दे रहे हैं, इसका मतलब क्या कि हम संतुलन की अवस्था में रहेंगे। अदरवाइज ए और बी जो दो पैर हमारे सहारा दे रहे हैं, यदि इनकी वैल्यू इस 10 से कम हो गई तो ये बी हमारी क्या रहेगी, संतुलन की अवस्था में नहीं रहेगी। तो साम्य अवस्था का मतलब क्या है कि इन सबका, देखो मैंने यहाँ पे आर ए प्लस आर बी बराबर 10 किया है। यदि इसे थोड़ा सा और इसे सॉल्व करो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर ए प्लस आर बी माइनस 10 इक्वल टू 0, ठीक। मैंने अभी आप लोगों के सामने क्या बोला हुआ था कि इनका जो सबका सम होगा, और सम का मतलब क्या होता है, सम का मतलब होता है योगफल।
सम का मतलब होता है योगफल। बट आप लोग सोचेंगे कि सर यहाँ पे तो आपने माइनस लगा रखा हुआ है, एक्चुअली में क्या है, ये इसकी डायरेक्शन, ये देखो यहाँ पे जो ए पे जो बल लग रहा है इसकी डायरेक्शन क्या ऊपर की ओर है, ये क्या है ऊपर की ओर जा रहा है। बी पे भी, बी भी ऊपर की ओर है, ठीक। बट यहाँ पे जो 10 किलोमीटर का फोर्स आ रहा है, ये फोर्स क्या नीचे की ओर डायरेक्शन जा रही है, इस वजह से यहाँ पे साइन हमारा माइनस है। या इसको कुछ और इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं कि आर ए प्लस आर बी प्लस ब्रैकेट में -10 कर दो, ठीक, बराबर 0। अब ये हमारी ये जो कंडीशन आ गई, ये कौन सी कंडीशन आ गई, समेशन v इक्वल टू 0। देखिए इसको पूरा पूरा सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यहाँ पे ए हमारा क्या कर रहा था, सपोर्ट पे जो रिएक्शन है बी, जो बी सपोर्ट पे रिएक्शन है, और 10 हमारा क्या है, जो उस पे 10 किलोमीटर का जितना भी उसमें लोड आ रहा है। ये मैंने समेशन वी को यहाँ पे क्या कर दिया, इसे सेटिस्फाई करवा दिया। अब मान लीजिए ये हमारी बीम थी, इस बीम पे यहाँ से एक क्या कर रहा है, क्षैतिज बल लग रहा है। यहाँ पे इस सिरे पे एक क्षैतिज बल लग रहा है, वो मान लीजिए एच ए लग रहा है, ओके। इसी प्रकार से इधर पे भी लग रहा है, वो एच बी लग रहा है। तो समेशन एच बराबर 0 जो हमारी फर्स्ट कंडीशन थी, समेशन एच बराबर 0, इसको यदि हमें सेटिस्फाई करवाना है तो इसको सेटिस्फाई करवाने का मतलब क्या है हमारा, कि H1 प्लस H2 इक्वल टू 0 आना चाहिए, ओके। H1 प्लस H2 इक्वल टू 0 आना चाहिए। बट यहाँ पे इनकी यदि मान लीजिए कुछ वैल्यू दे रखी है, मान लीजिए H1 की वैल्यू है कितनी, 10 किलो न्यूटन, ओके, और H2 की वैल्यू भी 10 किलो न्यूटन है, ओके। तो हमारी कंडीशन क्या है कि H1 प्लस H2 इक्वल टू 0। बट क्या ये H1 प्लस H2 बराबर 0 यहाँ पे आप लोग रखोगे, क्या ये 0 आएगा? कुछ लोग सोचेंगे सर ये 0 कैसे आएगा, ये तो यहाँ पे 20 हो जाएगा। क्यों 20 हो जाएगा? क्योंकि H1 की वैल्यू हम लोग 10 रखेंगे, प्लस H2 की वैल्यू भी हम लोग 10 रखेंगे, बराबर कितना हो गया, 20 हो गया। बट मैं कहूंगा ये तरीका हमारा रॉन्ग है, तरीका हमारा रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि हमें यहाँ पे देखनी है कि उनकी डायरेक्शन कैसी है, जो बल वहां पे लग रहे हैं, बल की दिशा कैसी है। तो यहाँ पे देखिए जो एच ए बल लग रहा है, एच ए बल क्या कर रहा है, एच ए बल इस डायरेक्शन में जा रहा है, एच ए बल इधर जा रहा है, एच ए बल इधर जा रहा है, जबकि जो एच बी बल है जस्ट उसके अपोजिट जा रहा है। यानी इन दोनों का जो डायरेक्शन होगी, मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, बस डायरेक्शन यहाँ पे क्या अपोजिट है। मैग्नीट्यूड यहाँ पे सेम है, डायरेक्शन यहाँ पे अपोजिट है। तो हम लोग क्या करेंगे, H1 प्लस H2 बराबर 0। इसके बाद H1 की वैल्यू रखो यहाँ पे 10, प्लस ब्रैकेट में देखिए यहाँ पे -10 इक्वल टू 0, ठीक। अब इसको यदि आप लोग सोल्व करेंगे, यानी 10 माइनस 10 बराबर क्या आ गया, 0 आ गया, ये आ जाएगा। अब देखिए मैंने यहाँ पे माइनस क्यों यूज किया, क्योंकि एक्चुअली में क्या है कि H1 की डायरेक्शन दूसरी है, H2 की डायरेक्शन दूसरी है। एक लेफ्ट जा रहा है तो दूसरा राइट जा रहा है। जब एक लेफ्ट जा रहा है दूसरा राइट जा रहा है, तो इनको जो हम लोग बैलेंस करेंगे तो वहां पे क्या होगी, एक की डायरेक्शन निगेटिव हो जाएगी, यानी एक का जो साइन है वो साइन हमारा माइनस में चेंज हो जाएगा। इस वजह से यहाँ पे क्या आएगा, ये आ जाएगा H1 माइनस H2 इक्वल टू 0, ओके। तो ये थी हमारी बलों की साम्यावस्था की अवस्थाएं। कभी बोलता है कि यदि बल ये पिंड साम्य अवस्था में है तो पिंड की साम्य अवस्था से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन हमारा आता है कि मान लीजिए कोई भी एक बॉडी है, कोई एक बॉडी है, बॉडी बॉडी कैसी कंडीशन में है, बॉडी इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है, बॉडी इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है, ठीक। बॉडी यदि इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है, इसका मतलब क्या हुआ कि उस पे लगने वाले सभी बलों का योगफल क्या होगा, 0 होगा। सभी बल मींस ऑल फोर्सेस, ऑल फोर्सेस का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि समेशन H इक्वल टू 0 एंड समेशन V इक्वल टू 0 एंड समेशन M इक्वल टू 0। बस सिर्फ हमें ये 3 पॉइंट्स याद रखने हैं। अब थ्योरी तो हम लोग खुद बना लेंगे। समेशन H इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, उस बीम पे जितने भी हमारे क्या लग रहे हैं, हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहे हैं। यानी इसकी डिफिनीशन हम लोग कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, लिख लीजिए, सम ऑफ ऑल हॉरिजॉन्टल फोर्स इज इक्वल टू
इक्वल टू 0। ओके, इसी प्रकार से समेशन वी, इसकी डिफरेंस लिख लीजिए, सम ऑफ, सॉरी यहाँ पे सम की स्पेलिंग यहाँ पे देख लीजिएगा SUM होगी। सम ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेस, वर्टिकल फोर्सेस इज इक्वल टू, इक्वल टू 0। ओके, एंड लास्ट हमारा बचता है समेशन m इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हमारा यहाँ पे हुआ सम ऑफ, सम ऑफ ऑल मूवमेंट्स, सम ऑफ ऑल मूवमेंट्स इज इक्वल टू, इक्वल टू 0। ठीक, जब कोई भी बीम, जब कोई बीम, जब कोई बीम इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करवाती है, जब कोई भी बीम या कोई भी पिंड इन तीनों कंडीशन को क्या करवाता है, सेटिस्फाई करवाता है, इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करवाता है, ठीक, तभी वो क्या है, तभी वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है, तभी वो यहाँ पे इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है, अदरवाइज वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में नहीं होगा। तभी वो क्या है, तभी वो साम्यावस्था में है। ठीक, उन तीनों को सेटिस्फाई करवाना चाहिए। यदि ये तीनों सेटिस्फाई हमारे हो गए तो इसका मतलब क्या है कि वो साम्य अवस्था में है। और सेटिस्फाई का मतलब क्या है कि इनका जो सबका सम आएगा वो सब हमारा 0 आएगा। ओके, आगे जब हमारे हम लोग टॉपिक यहाँ जब अपने एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे तो एक्सरसाइज में देखेंगे इससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स हमारे आएंगे उन न्यूमेरिकल के बारे में हम लोग यहाँ पे उसमें देख लेंगे। ओके, अब नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे हमारा जो सेकंड इसका नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक, तो नेक्स्ट हेडिंग यहाँ पे डाल लीजिए, बलों के समांतर चतुर्भुज का नियम। नेक्स्ट हेडिंग है बलों के, बलों के समांतर चतुर्भुजों का नियम। ओके, इंग्लिश में लिख लीजिए, लॉ ऑफ, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस। इसका मतलब क्या है, तो सबसे पहले इसकी डिफिनेशन लिख लीजिए, डिफिनेशन के बाद फिर हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे कि इसका मीन्स क्या होता है। तो इसकी पहले हिंदी में डिफिनेशन लिख लीजिए, फिर इसके बाद देन मैं इंग्लिश में लिखवा दूंगा। यदि किसी पिंड पर या यदि किसी बिंदु पर कोई एक हमारा बॉडी है, ठीक, उस बॉडी के पर्टिकुलर किसी एक पॉइंट की हम लोग बात कर रहे हैं। मान लीजिए ये हमारे पास क्या है, एक बॉडी है, एक कोई पिंड है, इस पिंड पे किसी एक ये पॉइंट है, हमारा ए पॉइंट है, तो हम लोग इसी ए पॉइंट की ही बात करेंगे। ओके, क्या है, यदि, यदि किसी बिंदु पर, यदि किसी बिंदु पर कार्य करने वाले, कार्य करने वाले दो बलों को, दो बलों को दिशा और, दिशा और परिमाण में एक समांतर चतुर्भुज की, समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं द्वारा, दो संलग्न भुजाओं द्वारा
भुजाओं द्वारा निरूपित किया जाए, निरूपित किया जाए, किया जाए तो उन बलों का, उन बलों का परिणामी, परिणामी समांतर चतुर्भुज के, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा, विकर्ण द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक, यहां पे क्या दे रखी हुई है कि मान लीजिए, मान लीजिए हमारे पास क्या है, कोई एक ही पर्टिकुलर ये पॉइंट है, ठीक, कोई ये पर्टिकुलर बिंदु ए है और इस बिंदु पे दो बल इस प्रकार लग रहे हैं कि इसी बिंदु पे दो बल इस प्रकार लग रहे हैं कि उनकी जो दिशा है और जो परिमाण है एक समांतर चतुर्भुज की दो भुजाओं को निरूपित कर रहे हैं। हम लोग जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज कुछ हमारा इस प्रकार से बना होता है। ओके, जब हमारा समांतर चतुर्भुज इस प्रकार से बना होता है तो उसमें क्या बोला हुआ है, इस पर्टिकुलर ए पॉइंट पे, मान लीजिए ये पॉइंट हमारा ए है, अब इस ए पॉइंट पे दो बल इस प्रकार से लग रहे हैं, दो बल इस प्रकार से लग रहे हैं, किस प्रकार से, कि समांतर चतुर्भुज की दो भुजाओं द्वारा उनकी जो वैल्यू है, मीन्स परिमाण है, रिजल्टेंट है और डायरेक्शन है, रिजल्टेंट और डायरेक्शन को हम लोग समांतर चतुर्भुज की दो भुजाओं द्वारा निरूपित कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, कोई एक बिंदु, ये मान लीजिए ए है, ए पॉइंट पे दो बल इस प्रकार से कार्य कर रहे हैं कि वो दिशा और परिमाण, ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि दो बल, ठीक, दिशा और परिमाण, मीन्स दिशा और परिमाण का मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि उसका जो मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन होगा एक समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं, दो संलग्न, संलग्न का मतलब क्या होता है कि एक भुजा ये ले लो तो दूसरी भुजा ये ले लो। संलग्न का मतलब क्या है, उन्हीं से रिलेटेड ये आपस में जुड़ी हुई दो भुजाएं, दो संलग्न भुजाओं को यदि यहाँ पे हम लोग बल मान लेते हैं, मान लीजिए कि एक बल यहाँ पे हमारा ये P लगा हुआ है, ओके, दूसरा बल हमारा यहाँ पे Q लगा हुआ है, एक बल यहाँ पे P लगा हुआ है, दूसरा बल हमारा यहाँ पे Q लगा हुआ है। तो आगे देखिए, यदि दो संलग्न भुजाओं द्वारा निरूपित किया जाए तो इन दोनों का जो परिणामी होगा, इन दोनों का जो परिणामी होगा, मतलब इनका जो परिणामी होगा इस समांतर चतुर्भुज के विकर्ण द्वारा निरूपित किया जाएगा। मतलब इन दोनों बलों का जो रिजल्टेंट आएगा P और Q का जो रिजल्टेंट आएगा इस समांतर चतुर्भुज के जो ये विकर्ण है हमारा, विकर्ण, ठीक, विकर्ण R द्वारा इंडिकेट किया जाएगा। ठीक, अब R द्वारा इंडिकेट किया जाएगा, बट यहाँ पे एक पॉइंट और याद रखना कि जो यहाँ पे निरूपित किया जाएगा, ठीक, तो दिशा और परिमाण में निरूपित किया जाएगा। मतलब कि R की जो दिशा होगी, R की जो रिजल्टेंट होगा, मतलब R के लिए यहाँ पे कि R का जो डायरेक्शन होगा, आर के लिए आर का यहाँ पे जो डायरेक्शन होगा और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, आर का जो मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन होगा, ठीक, वो क्या होगा, इसके विकर्ण द्वारा निरूपित किया जाएगा। वही थी हमारी लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस, मींस समांतर चतुर्भुज का नियम या बलों के समांतर चतुर्भुज का नियम। इसने क्या बोला हुआ है कि किसी बिंदु पर कार्य करने वाले दो बलों को, मान लीजिए हमारे पास क्या है, कोई दो बल हैं, वो किसी एक बिंदु पे कार्य कर रहे हैं, लेकिन वो दोनों बल इस प्रकार से लग रहे हैं कि वो बलों की जो इस समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाओं द्वारा निरूपित किया जाए। ठीक है, दो आसन्न भुजाओं द्वारा निरूपित किए जाएं तो उन दोनों बलों का जो रिजल्टेंट आएगा, जो परिणामी आएगा, परिणामी क्या होगा, उसके दिशा और परिमाण में विकर्ण के द्वारा निरूपित किया जाएगा।
ओके, दिशा और परिमाण में विकर्ण के द्वारा यहाँ पे निरूपित किया जाएगा। ये एंगल मान लीजिए यहाँ पे थीटा हो जाएगा, ये पूरा एंगल यहाँ पे अल्फा है। तो अब देख लीजिए कि यहाँ पे जो रिजल्टेंट आर की वैल्यू आएगी, वो आर की वैल्यू क्या होगी कि आर बराबर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। ओके, यहाँ पे थीटा में ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं कि थीटा का मतलब क्या है कि जो हमारा बेस में जो पी फोर्स है, पी फोर्स से यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये थीटा है। पी फोर्स से रिजल्टेंट के बीच में जो एंगल बन रहा है वो हमारा क्या है, थीटा है। अब इसकी इंग्लिश में डिफिनेशन लिख लो, इसे इंग्लिश में हम लोग कैसे लिखेंगे, लिखो if two forces if two forces acting simultaneously on a particle be represented be be represented in magnitude and direction and in direction by the two two adjacent sides of a parallelogram, then their resultant may be represented in magnitude and direction by the diagonal of parallelogram। ओके, यहां पे भी देखो उसने यहाँ पे क्या मेंशन किया हुआ है, कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट है, ठीक, साइमल्टेनियसली मींस होता है साथ साथ, ठीक, साइमल्टेनियसली मींस हमारा क्या होता है, साथ साथ कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट है, उस पे दो बल एक्ट कर रहे हैं, उस पे दो बल एक साथ एक्ट कर रहे हैं, वो भी कैसे एक्ट कर रहे हैं कि वो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन में, ठीक, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन में बाय द टू एडजेसेंट साइड, मतलब जो दो एक बगल वाली साइड है या आसपास वाली साइड है वहां पे एक्ट कर रहे हैं, वो भी किस पे, एक समांतर चतुर्भुज, जो वहां पे वो बल हमारे क्या है, दिशा और परिमाण में एक समांतर चतुर्भुज की दो भुजाओं द्वारा वहां पे निरूपित किए जा रहे हैं। तो उनका जो रिजल्टेंट होगा, ठीक, रिजल्टेंट को हम लोग क्या करेंगे, रिजल्टेंट रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, मतलब उस जो पैरेललोग्राम का जो हमारा डायगोनल होगा, उस डायगोनल का जो रिजल्टेंट एंड डायरेक्शन है उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग क्या करेंगे,
इन दोनों बलों के रिजल्टेंट को इंडिकेट करेंगे। और इसका यहाँ पे ये फॉर्मूला था आर बराबर अंडर रूट ये रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कॉस थीटा। यहाँ पे थीटा हमारा क्या है, थीटा है हमारा फोर्स पी से फोर्स पी और रिजल्टेंट आर के बीच का जो एंगल है वो हमारा यहाँ पे क्या कर रहा है, वो थीटा को यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है। ओके, तो ये हो गई हम लोगों की जो बलों के समांतर चतुर्भुज का प्रमेय थी, बलों के समांतर चतुर्भुज का नियम था, उससे रिलेटेड यहाँ पे इसकी डेफिनेशन हो गई। एक्चुअली में क्या है कि इसकी प्रूविंग बहुत रेयर केस में आती है, बट ये थ्योरी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसकी प्रूविंग आप लोग एक बार देख लीजिएगा, यदि ये नहीं आती है तो मुझसे बता दीजिएगा, मैं नेक्स्ट क्लास में यहाँ पे आप लोगों को करवा दूंगा। ओके, अब देख लीजिए यहाँ पे मैंने इसमें क्या बताया, मैं दोबारा से यहाँ पे डायग्राम बना के फिर यहाँ पे समझा दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए उसने क्या बोला हुआ था कि इस जो बलों का समांतर चतुर्भुज का नियम था, इसके अकॉर्डिंग क्या है, कोई एक पॉइंट ए है, ठीक, कोई एक पॉइंट हमारे पास क्या है, ए है। ए पॉइंट पे दो बल इस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, दो बल इस प्रकार से कार्य कर रहे हैं कि वो एक समांतर चतुर्भुज की दो भुजाओं को निरूपित कर रहे हैं। ठीक, परिमाण और दिशा में समांतर चतुर्भुज की दो भुजाओं को निरूपित कर रहे हैं। जब दो भुजाओं को निरूपित कर रहे हैं, ये मान लीजिए कोई एक हमारा पॉइंट ए है, इस ए पॉइंट पे दो बल कार्य कर रहे हैं, कौन कौन से, पी एंड क्यू। ठीक, तो दिशा और परिमाण में समांतर चतुर्भुज की दो भुजाओं द्वारा निरूपित किए जा रहे हैं। तो इनका जो रिजल्टेंट होगा, मैं सिर्फ बात कर रहा हूं इन दोनों बलों के रिजल्टेंट की, इन दोनों बलों का परिणामी आर वो क्या होगा, इस समांतर चतुर्भुज के विकर्ण द्वारा परिणामी और दिशा में प्रदर्शित किया जाएगा। बस सिर्फ इतना हमें समझना है कि यदि हमारे पास दो फोर्स लग रहे हैं पी और क्यू, कैसे लग रहे हैं, समांतर चतुर्भुज की दो भुजाओं द्वारा, ठीक, उनको प्रदर्शित किया जा रहा है, उनका जो परिणामी होगा, रिजल्टेंट होगा, वो क्या होगा, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। यहाँ पे ये एंगल हमारा दे रखा है थीटा, ये एंगल यहाँ पे क्या दे रखा है, थीटा दे रखा हुआ है। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या निकला था यहाँ पे कि आर बराबर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। ये फॉर्मूला सभी को याद होना चाहिए, इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल आते हैं आपके एग्जाम में। ठीक, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, इन्हीं से रिलेटेड कुछ हमारे इंपॉर्टेंट फैक्ट भी हैं कि जब मान लीजिए एंगल हमारा कहां से बनाता है, एंगल पी की डायरेक्शन से बनाए या एंगल क्यू की डायरेक्शन से बनाए, तो उस केस में यहाँ पे हमारे फॉर्मूला क्या क्या चेंज हो जाएंगे। तो सबसे पहले आप लोग आज जो भी मैंने बताया हुआ है कि हमारे जो समांतर चतुर्भुज की प्रमेय थी या समांतर चतुर्भुज का नियम था, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस एंड बलों की साम्यावस्था मींस इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस, ठीक, ये दोनों पॉइंट्स आप लोग क्लियर कर लीजिएगा इनसे रिलेटेड। क्यों, क्योंकि हमें इन्हीं दोनों का ही आगे चल के यूज करना है, हमें क्या करना है, इन्हीं दोनों का ही यहाँ पे आगे यूज करना है। तो इनसे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स हैं, ठीक, इनसे रिलेटेड जो भी हमारे फैक्ट्स हैं, उन सभी फैक्ट्स को, उन सभी पॉइंट्स को आप लीजिएगा। इनसे रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स थे, पॉइंट्स यहाँ पे आप लोगों के सामने यहाँ पे क्लियर करवा दिए हुए हैं, के समांतर चतुर्भुज का नियम से रिलेटेड हो या बलों की साम्यावस्था से रिलेटेड हो। साम्यावस्था से रिलेटेड मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे उसे पूरा डिस्क्राइब कर रखा हुआ है, पूरा बीम का डायग्राम बनाया। अब बीम ले लीजिए, कोई भी बॉडी ले लीजिए, ठीक, हो सकता है कि उस प्रकार से कोई एक हमारे पास पिंड हो, पिंड में भी वो ऐसे ही एक्ट करेंगे। ठीक, तो हमने साम्यावस्था में क्या पढ़ा, साम्यावस्था का मतलब क्या है कि उसका जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट हमारा जीरो हो जाए, मींस ओवरऑल जितने भी बल हमारे लग रहे हैं उन सभी बलों का योगफल हमारा क्या है, जीरो हो जाए। ठीक, तो रिजल्टेंट हमने देखा कि कोई भी बॉडी होती है, उस बॉडी पे कौन कौन से बल लग सकते हैं, ये तो उस बॉडी पे हमारे क्षैतिज बल लगेंगे, ये तो ऊर्ध्वाधर बल लगेंगे, ये तो उस पे पूर्ण लगेगा। तो ये बॉडी है, बॉडी भी हमारा यदि क्षैतिज बल लग रहे हैं, तो क्षैतिज बल का मतलब क्या है, यदि मान लीजिए सिर्फ उस बॉडी पे क्षैतिज बल लग रहे हैं, तो क्षैतिज बल का मतलब क्या है कि समेशन h = 0 को हम लोग 0 करवा देंगे। यदि ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो जा रही है, इसका मतलब क्या है कि वो बॉडी साम्यावस्था में। यदि मान लीजिए उसमें क्षैतिज बल ना लग के उस बॉडी पे क्या कर रहे हैं, सिर्फ ओनली ऊर्ध्वाधर बल मींस वर्टिकल फोर्स वर्क कर रहे हैं, यदि वर्टिकल फोर्स एक्ट कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, वहां पे क्षैतिज बल है नहीं है, सिर्फ ओनली क्या वर्टिकल फोर्स है। जब वहां पे ओनली वर्टिकल फोर्स है, तो इस केस में हम लोग समेशन v = 0 को सेटिस्फाई करवा देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, वो बॉडी साम्यावस्था में हो जाएगी।
मान लीजिए कि वहां पे ना ही क्षैतिज बल है ना ही हमारा ऊर्ध्वाधर बल है, सिर्फ हमारा घूर्ण कार्य कर रहा है, सिर्फ वहां पे मूवमेंट वर्क कर रहा है, तो इस केस में हम लोग समेशन m इक्वल टू 0 को 0 करवा देते हैं। ठीक, तो यहाँ पे तो मैंने आप लोगों के सामने तीन कंडीशन बताई, समेशन h इक्वल टू 0, समेशन v इक्वल टू 0 एंड समेशन h इक्वल टू 0। इन तीनों को रट लीजिए, बिल्कुल इन्हें बिल्कुल घोल के पी जाइए कि हमें सोते जागते उठते बैठते कोई भी तुमसे पूछ ले कि बेटा साम्य अवस्था की कंडीशन कौन कौन सी होती है, तो आप लोग तुरंत बताएंगे सर साम्य अवस्था की जो हमारी कंडीशन होती है समेशन h बराबर 0, समेशन v बराबर 0, समेशन m बराबर 0। जब किसी भी बॉडी पे या किसी भी बीम पे जहां पे तीनों कंडीशन हमारी क्या हो जाए, ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, तो बॉडी वो बीम या स्ट्रक्चर हमारा क्या हो गया, साम्य अवस्था में होगा। ओके।